हेलो दोस्तों, स्टडी की दुर्गे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जो है आज हम इतिहास का जो है आगे का चैप्टर करते हैं। इसके पीछे कई वीडियो बन रहे हैं दोस्तों, जिसे आप देख सकते हैं। तो आज हम गुप्त काल पढ़ेंगे। गुप्त काल साक्ष्य जो है साहित्यिक साक्ष्य में अभिलेखीय साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण एवं ब्राह्मण पुराण। इसमें जो है देवी चंद्र गुप्तम, विशाखदत्त की रचना, कालिदास की रचनाएं और विदेशी यात्री पायान और हुएनसांग। अभिलेखीय साक्ष्य में जो है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपर्ण और भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। गुप्तकालीन शासक जो है 319 से 550 ईस्वी तक। गुप्त काल की शुरुआत जो है 215 ईस्वी भी माना जाता है, सॉरी 275। श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी। प्रभावती गुप्त का पुनः स्थित वायुपत्र अभिलेख के अनुसार श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदिराज या आदि पुरुष माना गया है, अतः गुप्त वंश की स्थापना का श्रेय श्रीगुप्त को प्राप्त है। श्रीगुप्त की उपाधि महाराज थी, सामंतों की उपाधि। इत सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर के लिए 24 गांव दान में दिए। घटोत्कच गुप्त 280 से 319 ईस्वी। यह श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे। इनकी उपाधि जो है महाराज थी। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी। यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में एक नया संवत गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने साधारण गुप्त वंश प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इस विवाह के उपलक्ष्य में इसने सोने के सिक्के जारी किए एवं उस पर जो है लिच्छवी की राजकुमारी का पति एवं नवयुगल दंपति का चित्र अंकित करवाया। इसने गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसमें देखो सोने के सिक्के सर्वप्रथम इंडो ग्रीक के मेनांडर ने जारी किए। व्यापक रूप से कुषाण वंश के विम कटफिसस ने सोने के सिक्के जारी किए। सबसे व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के कनिष्क ने चलवाए थे। गुप्त वंश में सबसे पहले सोने के सिक्के जो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। चंद्रगुप्त ने जो है अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को बनाया। समुद्रगुप्त 335 से 378 ईस्वी। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसने जो लिच्छवी दोहत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त को जो है विसेंट ए स्मिथ ने अपनी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा। उपाधियां जो है समुद्रगुप्त की पराक्रमांक, अपरतिरथ, वेद पराक्रम, कविराज, अश्वमेध पराक्रमांक। समुद्रगुप्त एक साम्राज्यवादी शासक था। उसकी विजय की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से मिलती है, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि हरिसेन ने की है। समुद्रगुप्त का विजय अभियान 5 चरणों में मिलता है। प्रथम चरण अहिछत्र, चंपावती एवं विदिशा सहित उत्तर भारत के राज्य गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। द्वितीय चरण जो है पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र, राज्य एवं नेपाल। तृतीय चरण जो है विंध्य क्षेत्र पर विजय। चतुर्थ चरण में दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय। इसे यह विजय को धर्म विजय कहा गया। पांचवा चरण उत्तर पश्चिम भारत के विदेशी राज्यों पर विजय। इस विजय अभियान के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया। यज्ञ करवाने के बाद इसने अश्वमेध पराक्रमांक उपाधि दान कर दी। अश्वमेध यज्ञ जो इसने करवाया था, उस अश्वमेध यज्ञ में इसने जो है अपना जो है पराक्रमांक उपाधि को दान कर दिया था। समुद्रगुप्त को जो है उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त एक विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ एवं विद्या का संरक्षक था। श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त की सेवा में उपहार भेजे थे तथा गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त 375 से 380 ईस्वी, चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी से 414 ईस्वी। रामगुप्त 375 से 380 ईस्वी। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी देवी थी। वह बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर की चर्चे विदेशों तक पहुंच गए। तो शकों ने भी इनकी सुंदरता के चर्चे सुने, तो शकों ने भारत मगध यानी गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण और रामगुप्त किया और जो है रामगुप्त से कहा, यदि आप अपनी पत्नी को हमारे साथ भेज दोगे तो हम आपके राज्य को नहीं लूटेंगे। रामगुप्त मान गया, लेकिन छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय कुपित होकर शकों से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। इसके बाद अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके स्वयं शासक बना और ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया। इस घटना की जानकारी जो है हमें देवी चंद्रगुप्तम, हर्षचरित आदि ग्रंथों से प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 380 से 414 ईस्वी। उपाधियां इसकी जो है विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, शकारी। अन्य नाम इसके देवगुप्त, देवराय और देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था। गुप्त काल की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र तथा द्वितीय राजधानी उज्जैन थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से पूर्व में बंगाल तक एवं उत्तर में हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय 388 ईस्वी में मालवा व गुजरात के शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर इसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस उपलक्ष्य में इसने शकों की शैली में चांदी के सिक्के जारी किए तथा शकारी की उपाधि धारण की। गुप्त काल का प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है मेहरौली लोह स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने जो बंगाल की विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की। ये जो है 399 ईस्वी में आया था और 414 ईस्वी तक रहा, लगभग 15 साल। इसने जो अपने अनुभव अपने प्रसिद्ध ग्रंथ फायुकी में संकलित किया। इसने अपनी पुस्तक में बताया कि यहाँ के लोग लेन देन कौड़ी के माध्यम से करते हैं थे।
इसके बाद फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के राजमहल से बहुत प्रभावित था। कहता था उसने ऐसा महल ना कभी कहीं देखा ना सुना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदरबार में 9 रत्न रहते थे। इनको देख लेते हैं एक बार। रत्न क्षेत्र और उनकी कृति जो है, किस क्षेत्र में वो थे, उनकी कृतियां क्या हैं। और छपणक ये ज्योतिष विद्या में थे, ज्योतिष शास्त्र इनकी रचना है। धनवंतरी ये चिकित्सा क्षेत्र में थे, आयुर्वेद इनकी रचना है। यह कालिदास ये जो है नाटक व काव्य थे, काव्य क्षेत्र था इनका। मेघदूतम आदि इनकी रचना है। अमर सिंह शब्दकोश रचना क्षेत्र है इनका, अमरकोश कृति है इनकी। वराहमिहिर जो है खगोल विज्ञान, बृहत संहिता इनकी कृति है। वर रुचि इन्होंने, इनका क्षेत्र जो है व्याकरण था और कृति इनकी है संस्कृत व्याकरण। शंक जो है इनका क्षेत्र वास्तुकला है, कृति इनकी है शिल्पशास्त्र। बेताल भट्ट जो है इनका क्षेत्र जादू है और इनका कृति है इनकी मेन शास्त्र। घटकर पर जो है ये कवि थे और इनकी कृतियां थी कविता। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी जो है कुबेर नागा से विवाह किया। कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का काकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कला एवं साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। कुमारगुप्त 414 से 454 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त था और उत्तराधिकारी भी था। उपाधियां जो है महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, गुप्त कुल व्योम शशि, अश्वमेध महेंद्र। करमदंड अभिलेख फैजाबाद अयोध्या में। इसे जो है 4 महान सागरों से घिरी भूमि का स्वामी शासक कहा जाता है। यह शिव का अनुयायी था और इसने जो है कार्तिकेय प्रकार के मयूर की आकृति वाले सिक्कों को जारी किया गरुड़ के स्थान पर। इसके शासनकाल में ही बिहार में पटना के निकट नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके शासनकाल में, इसको देख लो, कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय में महायान बुद्ध की पढ़ाई होती थी, इसलिए इसे जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा कहा जाता है। नालंदा का पुस्तकालय था जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। नालंदा विद्यालय में 3 तलीय पुस्तकालय था, यानी 3 मंजिला भी कह सकते हैं। इस विश्वविद्यालय के बाद जो है मोहम्मद गोरी के एक जनरल बख्तियार खिलजी ने आग लगाकर नष्ट कर दिया था इसको। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त कर्मादित्य गद्दी पर बैठा, अन्य नाम इसका देवराय था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में प्रथम हुण आक्रमण हुआ, जिसे इसने विफल कर दिया और इसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की। इसने अपनी दूसरी राजधानी अयोध्या बनाई। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई और इसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारियों ने शासन किया। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी सूर्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त, नरसिंहगुप्त एवं बुद्धगुप्त। भानुगुप्त इसकी जानकारी जो है एरन अभिलेख से मिलती है। भानुगुप्त का मित्र गोपराज भानुगुप्त की ओर से हुणों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ तथा गोपराज की पत्नी आग यानी चिता में जलकर सती हो गई। एरन अभिलेख में सती प्रथा का यह प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। वेन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त तृतीय, यह संभवतः गुप्त काल का अंतिम शासक था। अब आइए जो है गुप्तकालीन प्रशासन देख लेते हैं। राजत्व का देवीय उत्पत्ति सिद्धांत लोकप्रिय था। राजपद वंशानुगत था, परंतु ज्येष्ठाधिकार की अटल प्रथा का अभाव था, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा बेटा ही शासक बने। गुप्तकाल प्रशासन विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर आधारित अथवा संघात्मक था। प्रमाण जो है इसका सामंतों प्रांत अधिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकार। राजा न्याय व्यवस्था का प्रधान होता था, परंतु विधि निर्माण का अधिकार सीमित था। राजा का मुख्य कार्य जनता एवं राज्य की सुरक्षा, वर्ण व्यवस्था कायम रखना तथा धर्म की रक्षा करना था। केंद्रीय प्रशासन एवं प्रांतीय प्रशासन। राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सैन्य प्रधान। विधि निर्माण का अधिकार नहीं था इसको। देश जो है प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, इसका शासक गोप्ता होता था। देश भुक्तियों में बटा था। भुक्ति या प्रांत, यहाँ कुमार मात्यों को नियुक्त किया जाता था या उपरिक नामक अधिकारी होता था। प्रांतों का विभाजन विषय में होता था, विषय जिसे जिला भी कह सकते हैं। इसका सर्वोच्च अधिकारी विषयपति था। विषय की सहायता के लिए श्रोष्ठी, सातवा, कुलिक या काप्सय करते थे। विषय विधियों में विभक्त था। विधि, इसका अधिकारी विधिपति था। विधि तहसील पेठ में बटी हुई थी। पेठ ग्रामों का संघ, इसका अधिकारी पेठपति होता था। ग्राम, गुप्त काल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। इसका प्रधान महत्तर मुखिया या ग्राम वृद्ध कहलाता था। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के अधिकारियों को देखते हैं। महाबलाधिकृति सेनापति को कहा जाता था। महादंडनायक न्यायाधीश को कहा जाता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। संधि विग्राहिक युद्ध तथा संधि से संबंधित विदेश मंत्री। अग्रहारिक दान विभाग का प्रमुख। भंडागाराधिकृत राजकोष अधिकारी। विनय स्थिति शिक्षा एवं धार्मिक मामलों का प्रधान। महाअक्षपटालिक लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। चौरोपर्णिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख।
नोट: बाल विवाह गुप्त काल से प्रारंभ हुआ। यानी कि आपसे कोई पूछे कि बाल विवाह कब प्रारंभ हुआ तो गुप्त काल से आप बता सकते हैं। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था को देखते हैं। कृषि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। भूमि के प्रकार जो है वास्तु भूमि, वास करने योग्य, अपरहत बिना जोती गई भूमि, सदबल भूमि घास मैदान वाली भूमि, और औद्योगिक भूमि जो है दलदली भूमि को कहते थे। राजस्व जो है भू राजस्व ही राज्य की आय का मुख्य साधन था। भू राजस्व कुल आय का 1/6 हिस्सा होता था। विभिन्न प्रकार के करों को देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के कर: धान्य अनाज में राजा का हिस्सा, चाट लुटेरों से बचाने के कर, विष्टि बेगार कर, बलि धार्मिक कर, भट्ट कर पुलिस कर, प्रणय जो है अनिवार्य कर, शुल्क जो है सीमा कर या बिक्री कर, ऊपरी कर यह उन रैयतों पर लगाया जाता था जो भूमि के स्वामी नहीं थे। उद्रंग: अस्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर। हलदंड: हल पर लगने वाला कर। भाग: राजा को दिया जाने वाला उपज का छठा भाग। भोग: राजा को फल एवं सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर। भू राजस्व नगद और अनाज दो रूप में वसूला जाता था। हिरण: सामुदायिक नगद भू राजस्व वसूलने वाला कर और औद्योगिक अनाज के रूप में भू राजस्व वसूलने वाला कर। गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति देख लेते हैं। गुप्तकाल धार्मिक व्यवस्था का मुख्य लक्षण जो है जटिलता एवं विविधता है। एक और ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान के काल जहाँ यज्ञ की पद्धति पुनर्जीवित हो रही थी, वहीं जनजातीय तत्वों के प्रभाव स्वरूप भक्ति की अवधारणा को प्रोत्साहन मिल रहा था। मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ। अवतारवाद की धारणा उदय। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव एवं शैव धर्मों का विकास। नव हिंदू धर्म की शुरुआत इसी काल में हुई। वैष्णव धर्म सबसे प्रधान बन गया। शैव संप्रदाय को भी संरक्षण दिया गया। मूर्ति पूजा का जो है प्रथम मूर्ति पूजा का प्रभाव एवं भक्ति का प्रभाव बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म पर भी पड़ा तथा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी व्यापक मूर्ति बनाना शुरू हुई। गुप्तकालीन स्थापत्य देखते हैं। गुप्तकाल को भारतीय कला एवं संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्तकाल के प्रमुख मंदिर: देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, एरन का विष्णु मंदिर सागर जिला मध्य प्रदेश, फिर भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश, नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना मध्य प्रदेश, भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश, नागौद का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश। गुप्तकालीन शिक्षा एवं साहित्य देख लेते हैं। गुप्तकालीन साहित्य की विशेषताएं: अधिकांश रचनाएं प्रेम प्रधान एवं सुखांत होती थीं। रचनाओं में उच्च वर्ग के पात्र संस्कृत बोलते थे तथा शूद्र और महिला प्राकृत भाषा बोलती थी। नोट: शेक्सपियर और कालिदास की रचनाओं में मुख्य अंतर प्रेम गाथा के अंत का होता था। कालिदास की रचनाओं का अंत सुखद होता था, जबकि शेक्सपियर की रचनाओं का अंत सुखद नहीं होता था। महाभारत एवं रामायण का अंतिम रूप से संकलन इसी काल में हुआ था। गुप्तकालीन रचनाओं को देख लेते हैं। मालविकाग्निमित्रम कालिदास, अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा। फिर है दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा। फिर है विक्रमोर्वशीयम कालिदास, सम्राट पुरुरवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, चंद्रगुप्त मौर्य कालीन विश्लेषण एवं कथा। फिर है देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक राजा का वध एवं ध्रुव स्वामिनी देवी रामगुप्त की पत्नी से विवाह। फिर है मृच खटिकम शूद्रक, चारुदत्त एवं वसंत सेना की प्रेम कथा। फिर है स्वप्न भास दत्तम, भास ने इसको लिखा है। ये महाराज उदयन एवं वासवदंता की प्रेम कहानी है। अन्य रचनाएं हैं जिन्हें देख लेते हैं। कालिदास जी की हैं ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षियम। फिर है दश कुमार चरित्र, काव्य दर्शन, ये दोनों दंडिन की हैं। अमरकोश अमर सिंह की है। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर की। पंचतत्व विष्णु शर्मा की। कामसूत्र वात्स्यायन की। चरक संहिता जो है चरक की। भाषाओं में अनुवादित पुस्तक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है, उसके बाद पंचतत्व, यानी कि सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित पुस्तक या ग्रंथ जो है सबसे ज़्यादा पहले श्रीमद् भागवत है, गीता है और उसके बाद जो है पंचतंत्र। अन्य तथ्य जो है विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को शून्य सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय प्राप्त है। पारा का आविष्कार इसी समय हुआ। आयुर्वेद के सबसे बड़े विद्वान धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट को गुप्त काल का सबसे महान वैज्ञानिक गणितज्ञ कहा गया है, ज्योतिषी माना जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में यह प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है जो अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है, इसी कारण ग्रहण लगता है। तो दोस्तों ये था हमारा जो है गुप्त गुप्त काल, और हमने जो है इसको अच्छे से आप लोगों को समझाया है। तो आप लोगों को जैसे भी लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर तो अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।